स्वागत है आपका टॉक्स विद विशाल के इस ऑडियो पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक निर्णायक वर्ष के बारे में, 1914 में हम वर्ल्ड हिस्ट्री को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 1914 की, उस महायुद्ध की जिसने साम्राज्य मिटा दिए, नए देश बनाए और करोड़ों जानें लीं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस समय की दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से तो शांत दिख रही थी पर अंदर ही अंदर सुलग रही थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक खास जगह से शुरू करते हैं। अगस्त 1914, बेल्जियम का एक छोटा सा शहर लीज। जर्मन सेना को उनको पूरी उम्मीद थी कि वो इसे कुछ घंटों में पार कर लेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उस छोटे से शहर के किलों ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को कई दिनों तक रोके रखा। ये उस महान युद्ध की पहली और कह सकते हैं कि एक हैरान करने वाली भिड़ंत थी। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये इस बात का पहला संकेत था कि ये युद्ध किसी की भी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। ये उस 4 साल लंबे दुस्वप्न का पहला अध्याय था जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया इस मोड़ पर पहुंची कैसे? ऐसा क्या हुआ कि एक गोली चलने से पूरा यूरोप जंग की आग में कूद पड़ा? इसके लिए हमें 1914 की दुनिया को समझना होगा। तो 1914 की दुनिया असल में थी कैसी? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि उस समय दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूरोप था। सारी पावर, पैसा, मिलिट्री ताकत सब वहीं जमा थी। और इस यूरोपियन क्लब में एक नया महत्वाकांक्षी खिलाड़ी था, जर्मनी। उसने तो लोहा और स्टील उत्पादन में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया था। अटलांटिक के पार अमेरिका, वो औद्योगिक उत्पादन में जर्मनी और ब्रिटेन दोनों से आगे निकल चुका था। हालांकि अभी वो दुनिया की राजनीति में ज्यादा दखल नहीं दे रहा था। और पूरब में जापान ने 1905 में रूस जैसी बड़ी ताकत को हराकर सबको चौंका दिया था। ये एक सिग्नल था कि दुनिया का शक्ति संतुलन अब बदल रहा है। और इन देशों के अंदर की व्यवस्था भी बहुत अलग थी। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस थे जहां लोकतंत्र जड़ें जमा रहा था, तो दूसरी तरफ रूस के जार और ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट थे। वो तो पुरानी दुनिया के आखिरी प्रतीक थे जहां बस एक व्यक्ति की इच्छा ही कानून होती थी। यहाँ एक दिलचस्प बात जर्मनी में दिखती है। वहाँ एक चुनी हुई संसद थी जिसे राइक्सटैग कहते थे, लेकिन असली ताकत चांसलर और सम्राट यानी काइसर के हाथ में थी। तो कागज पर लोकतंत्र था, पर असल में शासन कुछ गिने चुने लोग ही कर रहे थे। ये दिखाता है कि 1914 में दुनिया पुराने और नए के बीच फंसी हुई थी। और इसी दौर में साम्राज्यवाद, जिसे इंपीरियलिज्म कहते हैं, वो भी अपने चरम पर था। यूरोपीय शक्तियों ने तो लगभग पूरे अफ्रीका को आपस में बांट लिया था। उसे इतिहास में स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा गया। ऐसा लगता था जैसे दुनिया एक केक है और हर कोई अपना बड़ा हिस्सा चाहता है। और इसी छीना झपटी और अविश्वास के माहौल ने यूरोप को 2 बड़े सशस्त्र खेमों में बांट दिया था। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस, इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ये एक रक्षात्मक संधि थी जिसका मतलब था कि अगर किसी एक पर हमला हुआ तो बाकी उसकी मदद करेंगे। और उनके सामने खड़ी थी ट्रिपल एंटेंट। इसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। पर ये कोई पक्की सैन्य संधि नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आपसी समझ और समझौतों का एक जाल था। तो हमारे पास 2 टीमें हैं, दोनों हथियारों से लैस हैं और एक दूसरे को शक की नजर से देख रही हैं। ये तो किसी ऐसे कमरे जैसा लगता है जिसमें हर तरफ पेट्रोल फैला हो। अब सवाल यह है कि चिंगारी कहां से आ सकती थी? चिंगारी के कई स्रोत थे। एक तो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच एक जबरदस्त नौसैनिक होड़ चल रही थी। देखिए, ब्रिटेन एक द्वीप है, उसका साम्राज्य दुनिया भर में फैला था, तो वो अपनी नौसेना को अपनी जीवन रेखा मानता था। जब जर्मनी ने अपनी नौसेना बनानी शुरू की तो ब्रिटेन ने इसे सीधे सीधे एक चुनौती के तौर पर देखा। और फ्रांस के दिल में एक पुराना जख्म था। 1871 में जर्मनी से हुई हार और अपने 2 जरूरी प्रांतों एल्सेस और लोरेन को खोने का दर्द। फ्रांस के कई लोग बदला लेने और उन प्रांतों को वापस पाने का सपना देखते थे। वहीं जर्मनी को लगता था कि वो फ्रांस और रूस के बीच फंस गया है, कि उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा विस्फोटक स्थिति यूरोप के एक कोने में बन रही थी, जिसे बाल्कन का बारूद खाना कहा जाता था। बाल्कन? अच्छा, ये वो इलाका था जहां बड़े बड़े साम्राज्य आपस में टकरा रहे थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन, रूसी और ओटोमन। हाँ, और इसी टकराव के बीच राष्ट्रवाद की एक नई लहर उठ रही थी और इसका केंद्र था सर्बिया। सर्बियाई राष्ट्रवादियों का एक सपना था, एक महान सर्बियाई राष्ट्र
या कहिए युगोस्लाविया बनाने का, जिसमें आसपास के सभी सर्ब और क्रोएट लोग शामिल हों। समस्या ये थी कि जिन लोगों को वे आजाद कराना चाहते थे, उनमें से लाखों लोग ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के नागरिक थे। ओहो, यानी अगर सर्बिया का सपना पूरा होता तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का टूटना तय था, क्योंकि वो कोई एक देश तो था नहीं, वो तो जर्मन, हंगेरियन, चेक, पोल, क्रोएट जैसी कई राष्ट्रीयताओं का एक पैचवर्क था। एक धागा खींचने से पूरी चादर उधड़ सकती थी। ठीक यही बात ऑस्ट्रिया हंगरी के नेताओं को डरा रही थी। उनके लिए सर्बियाई राष्ट्रवाद एक जानलेवा खतरा था। वो किसी भी कीमत पर सर्बिया को कुचलना चाहते थे, भले ही इसके लिए एक निवारक युद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े। और इस लड़ाई में सर्बिया अकेला नहीं था, उसे स्लाव लोगों के रक्षक रूस का पूरा समर्थन हासिल था। यही वो केंद्रीय संघर्ष था जिसमें पूरे यूरोप को जलाने की क्षमता थी। लेकिन युद्ध रातों रात शुरू नहीं हुआ। जैसा कि स्रोत बताते हैं, 1914 से पहले लगभग एक दशक तक कई संकट आए, जो एक तरह से आने वाले तूफान की आहट थे। ये छोटे छोटे झटके थे जिन्होंने बड़ी दरारें पैदा कर दी। बिल्कुल, इन्हें हम युद्ध के ड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं। पहला बड़ा संकट 1905-06 में मोरक्को में हुआ। जर्मनी ने वहां फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दी। उसका असली मकसद ये देखना था कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की नई दोस्ती कितनी पक्की है। लेकिन जर्मनी का दांव उल्टा पड़ गया। ब्रिटेन ने मजबूती से फ्रांस का साथ दिया और जर्मनी को कूटनीतिक तौर पर पीछे हटना पड़ा। तो इस पहले संकट से जर्मनी को ये सबक मिला कि ब्रिटेन और फ्रांस साथ हैं। हाँ, और इससे जर्मनी में घेरे जाने का डर और बढ़ गया होगा। सही। फिर 1908 में बोस्निया का संकट आया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पर औपचारिक रूप से कब्जा कर लिया, जहां बड़ी संख्या में सर्ब आबादी रहती थी। इससे सर्बिया में गुस्सा भड़क उठा। सर्बिया ने अपने बड़े भाई रूस से मदद मांगी। रूस ने विरोध तो किया, लेकिन जब जर्मनी पूरी तरह ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हो गया तो रूस को अपमान का घूंट पीकर पीछे हटना पड़ा। ये रूस के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी, और अपमान अक्सर बदले की भावना को जन्म देता है। और यही हुआ। इस अपमान के बाद रूस ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने और रेलवे लाइनों का जाल बिछाने का काम दोगुनी तेजी से शुरू कर दिया, ताकि अगली बार जब जरूरत पड़े तो वो अपनी सेना को जल्दी से बॉर्डर तक पहुंचा सके। फिर 1911 में मोरक्को में फिर संकट हुआ, जिसे अगादीर संकट कहते हैं। जर्मनी ने अपना एक गनबोट पैंथर वहां भेज दिया, लेकिन ब्रिटेन के कड़े विरोध के बाद उसे फिर पीछे हटना पड़ा। तो हर संकट के बाद स्थितियां और खराब होती जा रही थीं। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच दुश्मनी बढ़ रही थी और रूस अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था। और फिर 1912-13 में बाल्कन युद्ध हुए। इन युद्धों ने तो नक्शा ही बदल दिया। तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य यूरोप से लगभग साफ हो गया और सर्बिया इन युद्धों से दोगुना बड़ा और पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी होकर उभरा। अब ऑस्ट्रिया हंगरी को लगने लगा था कि सर्बिया का खतरा सर पे आ गया है और अब कुछ करना ही होगा। और फिर वो दिन आया, 28 जून 1914। 28 जून 1914 बोस्निया की राजधानी साराजेवो। ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कडुक फ्रांस फर्डिनांड अपनी पत्नी के साथ एक खुली कार में दौरे पर थे। तभी गैवरिलो प्रिंसिप नाम के एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने उन पर गोलियां चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे बारूद खाने में आग लगा दी। ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए ये सर्बिया को सबक सिखाने का सुनहरा मौका था। उन्होंने इस हत्या के लिए सीधे तौर पर सर्बिया सरकार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सर्बिया पर हमला करने से पहले उन्हें अपने बड़े सहयोगी जर्मनी से आश्वासन चाहिए था, और जर्मनी ने उन्हें वो आश्वासन दिया जिसे इतिहास में ब्लैंक चेक के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैंक चेक सुनने में एक साधारण वादे जैसा लगता है, लेकिन ये तो ऐसा था जैसे आपने अपने एक गुस्सैल दोस्त को अपनी कार की चाबी और क्रेडिट कार्ड देकर कहा हो, जाओ जो करना है करो, बिल मैं चुका दूंगा। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात थी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया, जिससे वियना में जो युद्ध समर्थक गुट था उसे खुली छूट मिल गई। उन्हें लगा कि अब वे सर्बिया से अपने हिसाब से निपट सकते हैं और जर्मनी उन्हें किसी भी परिणाम से बचा लेगा। इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा, जिसमें ऐसी शर्तें थीं जिन्हें किसी भी संप्रभु देश के लिए मानना नामुमकिन था। सर्बिया ने लगभग सारी शर्तें मान ली, लेकिन ऑस्ट्रिया युद्ध के लिए आमादा था। 28 जुलाई को उसने सर्बिया पर हमला बोल दिया। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने हमला किया,
रूस ने सर्बिया की मदद के लिए अपनी विशाल सेना को लामबंद करना, मतलब मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि 1914 में सेना की लामबंदी सिर्फ सैनिकों को इकट्ठा करना नहीं था। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी जो रेलवे टाइम टेबल पर आधारित थी और इसे युद्ध की घोषणा के बराबर माना जाता था। तो जैसे ही रूस ने लामबंदी शुरू की, जर्मनी में खतरे की घंटी बज गई। उनकी पूरी युद्ध योजना, जिसे श्लीफन प्लान कहते हैं, वो इसी बात पर टिकी थी कि उन्हें तेजी से काम करना होगा। बिल्कुल। श्लीफन प्लान एक बहुत बड़ा जुआ था। ये इस धारणा पर आधारित था कि जर्मनी 2 मोर्चों पर एक साथ नहीं लड़ सकता। इसलिए योजना ये थी कि जैसे ही युद्ध शुरू हो, जर्मनी अपनी ज्यादातर सेना को पश्चिम में फ्रांस पर झोंक देगा, उसे 6 हफ्तों में हरा देगा और फिर उस सेना को रेलवे से घुमाकर पूरब में रूस से लड़ने के लिए ले आएगा। ये सब इस उम्मीद पर टिका था कि रूस को अपनी सेना लामबंद करने में बहुत समय लगेगा। तो ये श्लीफन प्लान सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये तो एक तरह का टाइम बॉम्ब था। जैसे ही रूस ने अपनी सेना को लामबंद किया, जर्मनी के लिए घड़ी की सुई चलने लगी। हाँ, जर्मनी के जनरल्स ने काइजर को यही बताया कि अगर हमने अब अपनी योजना शुरू नहीं की तो रूस तैयार हो जाएगा और हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। उस पल से कूटनीति का रास्ता लगभग बंद हो गया। जर्मनी ने पहले रूस और फिर फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और फ्रांस पर हमला करने के लिए श्लीफेन प्लान के तहत उन्हें तटस्थ बेल्जियम से गुजरना था। 4 अगस्त को जैसे ही जर्मन सेना ने बेल्जियम में कदम रखा, ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। एक क्षेत्रीय संकट अब विश्व युद्ध बन चुका था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस महाविनाश के लिए आखिर किसे दोषी ठहराया जाए? दशकों से इतिहासकार इस पर बहस कर रहे हैं और हमारे स्रोत इस पर कुछ अलग-अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। एक पारंपरिक तर्क यह है कि गठबंधन प्रणाली ही असली दोषी थी, यानी इन संधियों के जाल ने एक छोटी सी लड़ाई को एक महायुद्ध में बदल दिया। लेकिन कई इतिहासकार अब मानते हैं कि ये इतना सीधा नहीं था। ये गठबंधन उतने भी पक्के नहीं थे। जैसे कि इटली, जो ट्रिपल अलायंस का सदस्य था, युद्ध शुरू होने पर तटस्थ रहा और बाद में जर्मनी के खिलाफ ही लड़ा। अच्छा, एक और तर्क नौसैनिक होड़ का दिया जाता है और आर्थिक प्रतिद्वंदिता का। लेकिन स्रोत बताते हैं कि 1914 आते-आते ये तनाव भी कुछ कम हो गए थे। ब्रिटेन नौसैनिक दौड़ जीत चुका था और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा था। आर्थिक रूप से तो जर्मनी बिना लड़े यूरोप का बादशाह बन रहा था। यहीं पर सबसे विवादास्पद और दिलचस्प सिद्धांत 1960 के दशक में जर्मन इतिहासकार फ्रिट्ज फिशर में दिया। उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी कि ये युद्ध कोई हादसा नहीं था, बल्कि जर्मनी ने जानबूझकर इसकी योजना बनाई थी और इसे भड़काया था। मतलब फिशर के हिसाब से जर्मनी के नेता सिर्फ बाहरी खतरों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, बल्कि वे जानबूझकर एक बड़ी लड़ाई शुरू करना चाहते थे ताकि यूरोप का नक्शा अपने हिसाब से बना सकें और साथ ही देश के अंदर की समस्याओं से भी निपट सकें। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल। फिशर के मुताबिक जर्मनी के नेता विश्व शक्ति यानी वर्ल्ड पावर बनना चाहते थे और उन्हें लगा कि इसके लिए युद्ध जरूरी है। लेकिन कई दूसरे इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। वे मानते हैं कि ये जर्मनी की आक्रामकता नहीं, बल्कि उसका डर था, खासकर रूस की बढ़ती ताकत का डर। अच्छा, तो ये निवारक युद्ध वाली थ्योरी है कि इससे पहले कि दुश्मन बहुत ताकतवर हो जाए, उस पर हमला कर दो। ठीक यही। जर्मनी के जनरलों को दिख रहा था कि रूस हर साल अपनी सेना और रेलवे को मजबूत कर रहा है। उन्हें लगा कि 1916 या 1917 तक रूस इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसे हराना नामुमकिन होगा। तो उनके हिसाब से अगर युद्ध होना ही है तो अभी हो जाए, जब हमारे जीतने का मौका है। तो एक तरफ जर्मनी को आक्रामक बताया जा रहा है और दूसरी तरफ डरा हुआ। ये तो बिल्कुल उल्टी बातें हैं। और एक तीसरा दृष्टिकोण है जो कहता है कि ये किसी एक की साजिश या डर का नहीं, बल्कि गलतफहमियों की त्रासदी का नतीजा था। इस नजरिए से कोई भी नेता असल में विश्व युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन हर किसी ने दूसरे की चाल का गलत अंदाजा लगाया। कैसे? जरा ऐसे खोलकर समझाइए। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सोचा कि रूस इस बार भी 1908 की तरह पीछे हट जाएगा। जर्मनी ने सोचा कि ऑस्ट्रिया को ब्लैंक चेक देने की उसकी धमकी से रूस डर जाएगा और लामबंदी नहीं करेगा। रूस ने सोचा कि उसकी लामबंदी से ऑस्ट्रिया और जर्मनी बातचीत की मेज पर आ जाएंगे।
और सभी देशों के जनरलों ने अपने नेताओं से कहा कि एक बार लामबंदी शुरू हो गई तो उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इससे उनकी पूरी युद्ध योजना गड़बड़ा जाएगी। हर कोई सोच रहा था कि वो दूसरे को डरा रहा है, लेकिन असल में वे सब मिलकर स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर रहे थे। तो इतने सारे अलग अलग तर्कों के बाद आज ज्यादातर इतिहासकार किस बात पर सहमत हैं? आज आम सहमति ये है कि किसी एक देश पर सारा दोष मढ़ना बहुत आसान होगा। ये एक साझा जिम्मेदारी थी, जिसमें कुछ देशों का दोष दूसरों से ज्यादा था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ एक ऐसा जुआ खेला जिससे युद्ध का खतरा था। जर्मनी ने उसे ऐसा करने के लिए ब्लैंक चेक देकर प्रोत्साहित किया, जो शायद सबसे बड़ा और गैर जिम्मेदाराना कदम था। और रूस ने अपनी पूरी सेना को लामबंद करके संकट को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। हर बड़े खिलाड़ी ने ऐसे फैसले लिए जिनसे शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती गई। तो हमने देखा कि कैसे दशकों से जमा हो रहा तनाव, साम्राज्यवाद की दौड़, राष्ट्रवाद की आग और कुछ नेताओं के गलत फैसले, ये सब मिलकर दुनिया को पहले विश्व युद्ध की खाई में धकेल गए। ये सिर्फ साराजेवो में चली एक गोली का नतीजा नहीं था, बल्कि एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का दर्दनाक अंत। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या 1914 की उन परिस्थितियों में, जब हर तरफ अविश्वास और डर का माहौल था, जब सैन्य योजनाएं कूटनीति पर हावी हो चुकी थी, तो युद्ध को रोकना किसी भी नेता के लिए संभव था? या फिर वे सभी इतिहासकार क्रिस्टोफर क्लार्क के शब्दों में नींद में चलने वालों की तरह थे, जो आंखें खुली होने के बावजूद अनजाने में एक ऐसे विनाश की ओर बढ़ रहे थे जिसे न तो वे पूरी तरह समझ पा रहे थे और न ही रोक सकते थे? तो